जय हिंद। अब अपने करेंगे जब किसी शाफ्ट के ऊपर ट्विस्टिंग मोमेंट और बेंडिंग मोमेंट दोनों लगती हो तब हम उसका जो न्यूमेरिकल है वो कैसे हल करेंगे। अब हम वो देखते हैं। तो हमारे पास केस है कि जब कोई शाफ्ट है उसे हम डिजाइन करना है, उसका हमें डायामीटर निकालना है। तो कब, जब उसके ऊपर ट्विस्टिंग मोमेंट और बेंडिंग मोमेंट लगती हो, दोनों लगती हो, तब कैसे निकालेंगे। तो हमें दिया है क्वेश्चन के अंदर m यानी बेंडिंग मोमेंट का मान दिया 3000 न्यूटन इंटू मीटर, और ट्विस्टिंग मोमेंट ये मैंने नाम लिखा है, ये आपको इस प्रकार से एग्जाम में नहीं लिखने, आपको डायरेक्ट m बराबर 300 न्यूटन इंटू मीटर लिखना है। ठीक है, तो आपको कितना बेंडिंग मोमेंट दे दिया, t यानी ट्विस्टिंग मोमेंट टॉर्क दे दिया। पता चल गया कि दोनों का कंबाइंड जो क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद में आपको दे दिया सिग्मा यूटी। यूटी का मतलब होता है अल्टीमेट, और सिग्मा यानी टेंसाइल स्ट्रेस है। तो सिग्मा यूटी का मान कितना है 700 मेगापास्कल, और तो यूटी का हो गया अल्टीमेट और शियर स्ट्रेस। तो अब आप देखो उसके बाद में आपको दिया है FOS फैक्टर ऑफ सेफ्टी बराबर 6। अब आप देखो एक चीज कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होती है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन में वर्किंग स्ट्रेस STRESS वर्किंग स्ट्रेस, या इसका एक नाम और होता है अलाउएबल स्ट्रेस। यानी फैक्टर ऑफ सेफ्टी में क्या होता है अल्टीमेट, कि अधिकतम कितना लोड, जैसे हम शाफ्ट बना रहे हैं, ये शाफ्ट है मान लो, ये अधिकतम कितना लोड झेल सकती है। जब हम किसी शाफ्ट को डिजाइन करेंगे तो हमें पता तो होता है ये अधिकतम कितना झेल सकती है, तो वो हो गया अल्टीमेट स्ट्रेस। अब जब मैंने इसको क्या कर दिया, कहीं लगा दिया, इस शाफ्ट को मैंने कहीं लगा दिया, अब वास्तव में इसके ऊपर वर्क कितना करता है। झेल तो ये बहुत सकता है, झेल सकता है, मान लो ये 100 जो लोड स्ट्रेस है वो 100, आप मान लो 100 किलो न्यूटन या 100 किलो पास्कल, मान लो 100 किलो पास्कल ये झेल सकता है जी। ठीक है, स्ट्रेस झेल सकता है 100 किलो पास्कल, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अब इसने कहा वर्किंग स्ट्रेस 100 झेल सकता है, कोई दिक्कत नहीं, यानी वो मेरा अल्टीमेट स्ट्रेस है, लेकिन मैं लगा रहा हूं इस पे 80 किलो पास्कल, तो ये हमारा होता है वर्किंग या अलाउएबल। तो हमने पीछे जितने भी केस किए थे, चाहे वो शाफ्ट के ऊपर ओनली ट्विस्टिंग लगता हो, चाहे शाफ्ट के ऊपर ओनली बेंडिंग लगता हो, इसके हमने एक एक एग्जांपल देखे थे। उसके अंदर जो स्ट्रेस था वो हमारा डायरेक्ट या तो स्ट्रेस लिखा था, या फिर उसकी जगह आपको दे सकता है अलाउएबल या दे सकता है वर्किंग। ठीक है, यदि आपको ये दोनों ना दे और आपको अल्टीमेट दे दे, तो आपको जहां टो का मान रखोगे और जहां सिग्मा का मान रखोगे, अल्टीमेट, दोनों में अल्टीमेट है तो अल्टीमेट का मान रख सकते हो। यदि आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी दी है, जैसे इस क्वेश्चन में है, आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी 6 दी है, तब आप अल्टीमेट स्ट्रेस का मान नहीं रखोगे। कैसे, देखो यहां दिया है अल्टीमेट स्ट्रेस और यहां अल्टीमेट दिया है, यहां अल्टीमेट टेंसाइल दिया है यानी सिग्मा दिया है, और यहां अल्टीमेट शियर दिया है यानी टो दिया है। तो ये देखो दोनों का अल्टीमेट का मान दे दिया, इन दोनों का अल्टीमेट का मान दे दिया, वर्किंग का नहीं दिया। लेकिन हम देखते हैं कि FOS भी दे दिया, यानी फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी दे दिया। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी दे दिया, अल्टीमेट दे दिया, तो हम वर्किंग निकाल सकते हैं, तब तो हम वर्किंग निकाल के रखेंगे। यदि आपको मान लो ये नहीं दिया होता, तो आप डायरेक्ट जो अल्टीमेट का यहां मान दिया हुआ है ये डायरेक्ट फॉर्मूले में रखते। तो अब हम फॉर्मूला लगाते हैं। हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला, हम पहले निकालते हैं ट्विस्टिंग मोमेंट वाला। ट्विस्टिंग मोमेंट में क्या होता है T अपॉन में यहां क्या होता है J बराबर, यहां होता है टो अपॉन में, यहां होता है हमारे पास R। ठीक है, ट्विस्टिंग मोमेंट का हमें फॉर्मूला पता है, लिख लिया भाई। मैं क्या करूंगा, ये जो समझा रहा हूं आपको, इसकी PDF जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके इसे लिखना किस प्रकार से है वो देख लेना। मैं आपको यहां समझा देता हूं। तो यहां T हमें पता है कि जब ये ट्विस्टिंग और बेंडिंग दोनों का केस हो तो हम T इक्विवेलेंट निकालते हैं। T का T इक्विवेलेंट जो कितना होता है, जो होता है हमारे पास रूट के अंदर m² प्लस T²। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। m का मान हमें पता है, बेंडिंग मोमेंट का मान पता है 3000
1000। आप ऐसे क्या करो, हमें पता है कि हम जब डी निकालेंगे तो वो अब हमारे पास न्यूटन इंटू मीटर है तो हमारे पास डी मीटर में आएगा, लेकिन क्या है कि डी मीटर तो बहुत बड़ी यूनिट होती है, तो हम डी किस में निकालेंगे, लास्ट में मीटर को एमएम में कन्वर्ट करेंगे। तो हम एक काम और कर सकते हैं, चाहे तो आप डी जब मीटर में निकल जाए उसे लास्ट में एमएम में कन्वर्ट कर लेना, या फिर आप क्या करो इस पूरे को ही एमएम में कन्वर्ट करते चलो, ताकि आपको यहां सरल हो जाएगा। मेगा पास्कल को आप क्या लिख सकते हो डायरेक्ट यहां 700 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर लिख सकते हो। ये मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था जब न्यूमेरिकल कराया था। 700 मेगा पास्कल को आप 700 न्यूटन पर एमएम लिख सकते हो, और 500 को आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 500, और मेगा पास्कल को आप लिख सकते हो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ये कन्वर्जन भी आपको मैंने बताया था। अब इसको हल करना है तो इसको भी अपने किस में कन्वर्ट करते हैं, इसको भी हम मीटर को एमएम में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 मीटर में 1000 एमएम, 1 मीटर में 1000 एमएम, तो कर दिया 1000 में, तो ये हो गया 1 2 3 4। तो मैं लगा देता हूं 10 इंटू 10 की पावर 3, इसकी पावर 3 होगी, और मीटर को एमएम में कन्वर्ट किया तो 1000 वो हो गया 10 की पावर 3, और ये हो गया न्यूटन इंटू एमएम। तो इसे मैं लिख सकता हूं 10 इंटू 10 की पावर 6। तो मैं इसे हटा देता हूं, दोबारा इसे हटा देता हूं, यहां लिख देता हूं 10 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन इंटू एमएम। इसी प्रकार इसे हल करूंगा तो ये हो गया 3, और ये 10 की पावर 3, ये होगी 10 की पावर आगे 3, और यहां एमएम मीटर है, मीटर को एमएम में कन्वर्ट करूंगा तो 10 की पावर 3 से गुणा, यानी 1000 से गुणा करना पड़ेगा। तो 10 की पावर 3 इसकी होगी, और 10 की पावर 3 ये होगी, तो 10 की पावर 6 यानी 3 इंटू 10 की पावर 6 लिख सकता हूं, और इसे लगा सकता हूं न्यूटन इंटू एमएम। इसे मैं हटा देता हूं, नहीं तो कहोगे ये कैसे आ गया। ठीक है, इसे एमएम में कन्वर्ट कर लिया, इसे भी एमएम में कन्वर्ट कर लिया, इसे भी एमएम में और इसे भी एमएम में, कोई दिक्कत नहीं। अब लिखते हैं एम का मान कितना है हमारे पास, 3 इंटू 10 की पावर 6। अब हम लिखते हैं 3 इंटू 10 की पावर 6 का स्क्वायर प्लस टी का मान हमारे पास कितना है, टी यानी टॉर्क या ट्विस्टिंग मोमेंट, 10 इंटू 10 की पावर 6, 10 इंटू 10 की पावर 6, और इसका भी स्क्वायर और इसका फिर रूट। अब जब टी इक्विवेलेंट का इसे हल करेंगे 10.44 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन इंटू एमएम। देखो ये क्या है हमारे पास, टॉर्क है, और मैंने बताया था कि टॉर्क क्या होता है, वैसे टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है कि लोड या बल कितना लग रहा है और उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है। इसी प्रकार मोमेंट में यही होता है, एफ इंटू डी, एफ को पी लिख दो चाहे एफ इंटू डी, यानी इसकी इन दोनों की यूनिट क्या होती है, सेम होती है। सेम होगी तो आप देखो न्यूटन इंटू एमएम आएगी, टॉर्क की यूनिट न्यूटन इंटू एमएम या ट्विस्टिंग मोमेंट बोल दो। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया टी इक्विवेलेंट का। ठीक है भाई, टी इक्विवेलेंट का आ गया, मान रख दूंगा। टो का मान, अब भाई टो हमारे पास क्या है, टो हमारे पास है अल्टीमेट दिया है, लेकिन हमें तो कौन सा रखना है, वर्किंग रखना है, क्योंकि हमारे पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी है। तो अब इसका मतलब हमें टो का मान भी निकालना पड़ेगा। अब तो टो का मान निकालते तो हम क्या करेंगे, हम कहते हैं कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मान हमारे पास 6 है, और टेंसाइल स्ट्रेस किसमें, शियर का टेंसाइल स्ट्रेस कितना दिया है हमें, अल्टीमेट, सॉरी टेंसाइल नहीं, अल्टीमेट हमें कितना दिया है, अल्टीमेट हमें दिया है 500 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो मैं यहां लिख दूं 500 अपॉन में, ये हमें निकालना है, तो हमें निकालना है सिग्मा, सॉरी टो अलाउएबल, या मैं डायरेक्ट टो चलो अलाउ लिख देता हूं, एल लिख देता हूं, टो अलाउएबल। तो अब हम निकाल सकते हैं इस टो का मान हम निकाल सकते हैं यहां से। कैसे, इस टो को यहां ले आता हूं, इस 6 को यहां ले आता हूं, तो ये हो जाएगा हमारा 500 अपॉन में 6। जब आप इसको हल करोगे 500 अपॉन में 6 को, तो आपके पास आएगा 83.3 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, 83.3 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ठीक है, आपके पास ये मान आ गया। अब आपको पता चल गया कि टी का तो टी इक्विवेलेंट रखना है, और टो का हमें क्या रखना है, वर्किंग या अलाउएबल स्ट्रेस। तो अलाउएबल हमारे पास शियर स्ट्रेस है अभी, तो अलाउएबल वो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा है, दोनों का कॉमन, इसलिए अलाउएबल शियर स्ट्रेस का मान हमारे पास ये आ गया। अब इसे हल करेंगे। अब
इसको हल कर रहे हैं एक बार, तो इसको हल करेंगे तो हम यहां मान रखते हैं टी का मान हमारा आ गया 10.44 इंटू 10 की पावर 6 अपोन में जे का मान हमारे पास होता है पाई अपोन में 32 इंटू डी की पावर 4। कोई दिक्कत नहीं है, बराबर बराबर में टो का मान हमने निकाल लिया यहां से, ये निकाल लिया कितना 83.3 अपोन में आर का मान हम रख सकते हैं d/2। तो देखो d से d कैंसिल तो d की पावर क्यूब बच गई, 2 से ये कैंसिल तो बच गया 16। अब देखो ये पाई के भाग में था तो ये ऊपर चला जाएगा, तो मैं यहां लिख सकता हूं 10.44 इंटू 10 की पावर 6 और ये 16 ऊपर चला जाएगा तो ये भी 16 अपोन में कितना बच गया पाई इंटू ये d की क्यूब है, तो d की क्यूब को मैं यहां ले आता हूं और इस क्वांटिटी को यहां ले आता हूं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 83.3 और यहां आ जाएगा हमारे पास d की क्यूब, और ये तो पूरा कट भी गया था, इसकी जरूरत नहीं है। अब जब आप इसको हल करोगे ये d की क्यूब यहां आके क्यूब रूट में हो जाएगी। तो अब देखो अब क्या करेंगे, अब जब d क्यूब को इसको हल करेंगे तो हमारे पास d का मान आ जाएगा, इसका मान हमारे पास आएगा 86.10 mm। तो अब देखो शाफ्ट 86.10 mm की हो सकती है नहीं, तो या तो ये 85 की हो सकती थी, तो हम कम तो करेंगे नहीं तो ज्यादा कर सकते हैं, तो 85 से बाद में ये कितने की हो सकती है, ये हो सकती है 90 की, 85 के बाद 90 mm, तो इसे लिखेंगे हम 90 mm। तो हमारे पास एक डी का मान तो ये आ गया। अब भाई अब डी का मान ये आ गया, अब हमें जो हम केस कर रहे थे वो ट्विस्टिंग और बेंडिंग वाला कर रहे थे, ट्विस्टिंग का तो निकाल लिया, अब एक बार बेंडिंग का निकालते हैं, इसके साथ साथ इसे हटा दिया। अब हम निकालते हैं बेंडिंग का, बेंडिंग के लिए निकाल लेंगे तो कितना आएगा, देखो जब बेंडिंग के लिए निकालेंगे तो हमारे पास बेंडिंग इक्वेशन थी m अपोन में i बराबर सिग्मा b अपोन में y, ठीक है। तो m के लिए m का मान ना रखे m इक्विवेलेंट का रखेंगे, वो होता है हमारे पास 1/2 m प्लस और कितना होता है 1/2 m प्लस t इक्विवेलेंट लगा दूं, या फिर t इक्विवेलेंट नहीं लगाऊंगा तो m स्क्वायर t स्क्वायर प्लस m स्क्वायर भी लगा सकता हूं। तो इसका मान हमने निकाल रखा था 10.44 इंटू 10 की पावर 6, ठीक है। और m का मान हम रख सकते हैं तो 1/2 m का मान हमारे पास कितना है, m का मान हमारे पास है 3 इंटू 10 की पावर 6, 3 इंटू 10 की पावर 6 प्लस 10.44 इंटू 10 की पावर 6। जब इसको हल करेंगे तो हमारे पास आ जाए 6.72 इंटू 10 की पावर 6, और ये हमारे पास क्या है मोमेंट है, तो यूनिट हो जाएगी न्यूटन इंटू mm। 6.67 या 6.72 इंटू 10 की पावर 6 कुछ ऐसा आएगा आपके पास। तो हमारे पास m इक्विवेलेंट का आ गया, ये इक्विवेलेंट कर दो, m इक्विवेलेंट का आ गया। सिग्मा बी निकालना है, आई का मान पता है, ये पता है सिग्मा बी, तो सिग्मा बी यानी हमारे पास क्या आना चाहिए टेंसाइल स्ट्रेस आना चाहिए, कौन सा वर्किंग या लोएबल, तो लेकिन हमें कौन सा दिया है यहाँ अल्टीमेट, इसके साथ साथ हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी दे दिया, तो हमें अब निकालना पड़ेगा। तो अब हम निकाल लेंगे, तो कैसे देखो सिग्मा इसका निकाल लेंगे टेंसाइल वाले का निकालेंगे, तो सिग्मा तो अब सॉरी एफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमें दिया 6 और अल्टीमेट हमारा कितना है, यहाँ पे अल्टीमेट है हमारा 700 अपोन में वर्किंग को मैं यहाँ सिग्मा लिखता हूँ सीधा, या सिग्मा बी कर देते हैं, यहाँ सीधा रख देंगे मान, तो यहाँ से सिग्मा बी का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 700 अपोन में 6। जब इसे हल करेंगे 700 अपोन में 6 तो हमारे पास देखो कितना आएगा, कैलकुलेटर का यूज करते हैं अपने, 700 अपोन में 6, 700 अपोन में 6 तो हमारे पास आ जाएगा 116.67, और ये किस में आएगा न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसका मान हम आगे रखते हैं, तो देखो क्या होगा, ये सिग्मा का मान हमने निकाल लिया और m इक्विवेलेंट का भी निकाल लिया, तो देखो m इक्विवेलेंट का मान हमारे पास कितना आया था
6.72 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन में आई का मान कितना होता है, पाई अपॉन में 64, ये याद कर लेना, डी की पावर 4 बराबर सिग्मा बी का मान हमारे पास है 116.67 अपॉन में वाई का मान हमारे पास हम रख सकते हैं d/2। हल करेंगे तो देखो d से एक d कैंसिल तो ये बच गया, 2 से कैंसिल तो 32, भाग में था ऊपर चला जाएगा, 6.72 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 32 अपॉन में कितना बच गया, पाई, ये d की क्यूब इधर जाएगी, ये सारा इधर आएगा तो कितना आ जाएगा 116.67 और d की क्यूब उधर चली जाएगी। तो इस क्यूब को मैं हटाता हूं और यहां पे ऐसे लगाता हूं। जब आप इसको हल करोगे तो आपके पास d का मान आ जाए 83.7 mm। लेकिन हमें पता है कि हम 83.7 तो रखेंगे नहीं, या तो 80 हो सकता था, या 85 या 90, तो 83 से 80 नहीं करेंगे, 83 से हम इसको नियरली कितना कर देंगे 85 mm। अब देखो, अब आपको क्या करना है, ये एक बार मैं हटाता हूं, ये याद रखना, इसमें 85 आया था और उसमें पहले वाले में 90 आया था। अब इसे मैं हटाता हूं और आपको थोड़ा सा ये दोबारा बताता हूं क्योंकि थोड़ा लंबा सवाल है तो डाउट नहीं होना चाहिए। नंबर 1 आपको क्या ध्यान में रखना है, आपको अल्टीमेट दिया है और FOS अल्टीमेट मैं कहता हूं अल्टीमेट दिया है और फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं दी, तो आप टो या सिग्मा की जगह डायरेक्ट क्या रख देंगे, टो या सिग्मा की जगह आप डायरेक्ट रख देंगे अल्टीमेट। नहीं तो आपको क्या दिया हो सकता है, नहीं तो आपको डायरेक्ट क्या दिया होगा, अलाउएबल या वर्किंग स्ट्रेस दिया होगा, चाहे वो शियर में है चाहे वो टेंसाइल में है, दोनों में अलाउएबल या वर्किंग दिया होगा, या फिर आपको अल्टीमेट दिया होगा, FOS नहीं दिया हो तब कंडीशन। दूसरा, आपको अल्टीमेट दिया है, अल्टीमेट स्ट्रेस दिया है, चाहे वो शियर में हो चाहे वो जैसे यहां दिया है, चाहे वो टेंसाइल में है चाहे वो शियर में है, और आपको क्या दे दे, ये भी दे दे और आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी दे दे, तो आपको अलाउएबल स्ट्रेस निकालना होगा, अलाउएबल या वर्किंग निकालना होगा, और फिर टो और सिग्मा का मान रखना होगा। दूसरा आपको T की जगह क्या रखना है, T इक्विवेलेंट रखना है, और M की जगह है आपको M इक्विवेलेंट रखना है। दोनों का सूत्र आपको बता दिया, इसका होता है T² प्लस M², इसका होता है 1/2 M प्लस T इक्विवेलेंट रख देता हूं मैं सीधा। अब ध्यान में आपको इतना रखना है जब मिक्स केस आई। इसके बाद में हमने क्या किया था, जो हमारा ट्विस्टिंग मोमेंट है इसमें हमारे पास D का मान कितना आया है, D का मान आया था 90, लगभग 90 mm, और जो हमारे पास बेंडिंग मोमेंट वाला था इसके अंदर हमारा जो D का मान आया था वो हमारे पास आया था 85 mm। अब देखो दो अलग अलग मान आ गए, एक ही शाफ्ट के दो अलग अलग मान, तो मानेंगे कौन सा, जो अधिक है। ध्यान में ये रखना है कि दोनों में से जिसका मान अधिक होगा वो हमारी जो शाफ्ट हम डिजाइन कर रहे हैं उसके लिए डायामीटर का मान होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद।